गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पुनः आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है वह है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जैसा कि आप जानते हो कि ये टॉपिक इंटर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रायः इस पे बोर्ड की परीक्षा में शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। यही नहीं, अगर इस टॉपिक को आप ठीक से समझे रहेंगे तो आगे की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, जैसे नीट हुआ, CUET हुआ, वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और वहाँ पर भी आप इसमें स्कोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सबसे पहले ये जानते हैं या हम इसमें जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट का इतिहास क्या रहा है, कब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, किन वैज्ञानिकों ने इसकी शुरुआत की और किन किन देशों के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को फंडिंग की गई, कहाँ कहाँ दुनिया के वैज्ञानिक इस पे काम किए और इस प्रोजेक्ट की फाइंडिंग क्या रही। फाइनली इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद क्या हमें प्राप्त हुआ और वो कैसे मानवता के लिए हितकारी है या कल्याणकारी है। तो जैसा कि नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले हम एक चीज़ सीखते हैं। तो ह्यूमन तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन हम ये जानें कि जीनोम क्या होता है। जीनोम, व्हाट इज जीनोम? जीनोम एक वैज्ञानिक शब्द है या बायोलॉजिकल टर्म है जिसमें हम मनुष्य में या किसी भी जीव में, अगर हम जीनोम की बात करते हैं तो किसी भी प्राणी में हो सकता है, किसी भी प्राणी के अगुणित गुणसूत्रों पर उपस्थित सभी जीन की राशि या संख्या को उस प्राणी का जीनोम कहते हैं। आई बात समझ में? मतलब द टोटल नंबर ऑफ जीन्स found on haploid set of chromosomes of an organism is called as its genome। अब ये जीनोम दो प्रकार के होते हैं। अगर यूकैरियोटिक की हम बात करें तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये जीनोम दो तरह के हो गए। एक सेंट्रल जीनोम या न्यूक्लियर जीनोम, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर जीनोम, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। ये एनिमल के केस में। अगर ये प्लांट होता तो प्लांट्स में एक और पार्ट बढ़ जाता है और वो है क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। तो वहां पर भी प्लास्टिड्स जीनोम, प्लास्टिड जीनोम वो भी आ जाए। जैसा हम जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड है, उनमें भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, उनमें भी DNA पाया जाता है और उनका DNA बिल्कुल जैसे प्रोकैरियोट्स के DNA होते हैं, उसी तरह से उसका DNA भी वृत्ताकार सर्कुलर होता है और डबल हेलिकल होता है। सेम इसको कहते हैं mtDNA, शॉर्ट में बोलते हैं। और ये यहाँ भी क्लोरोप्लास्ट का भी जो DNA है वो भी इसी तरह से सर्कुलर होगा और डबल हेलिकल होगा। इसी तरह से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का DNA है, उसी तरह से इसका भी DNA होता है। वो भी उसको हम कहते हैं CP यानी क्लोरोप्लास्ट DNA, CpDNA के नाम से हम उसको जानते हैं। अब इनमें भी जीन प्रेजेंट होते हैं, इनमें भी जीनों की संख्या पाई जाती है, जीन राशियां पाई जाती हैं, तो इनको भी कंसीडर किया जाता है जीन के संदर्भ में। अब न्यूक्लियर जीनोम जो है वो मेन जीनोम है। किसी भी प्राणी में या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, टोटल नंबर ऑफ
genes present on haploid set of chromosomes that is called as genome, उस ऑर्गेनिज्म का। अब इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात जब होती है तो आइए देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग में ये क्या है, कितनी संख्या में है, कैसे है। तो अब इतना जान करके आप ये समझ गए होंगे कि जीनोम क्या होता है। अब जीनोम आपकी समझ में आ गया। अगर मनुष्य की बात करें इन ह्यूमन, जैसे हमने लिखा है, तो ह्यूमन बीइंग में इन ह्यूमन द टोटल नंबर ऑफ chromosomes are 22 autosomes and X and Y, these two are the sex chromosomes, ये भी सेम। तो इतने अगर हम इसको एक ह्यूमन केस में कंसीडर करें तो ये हो गया 24 क्रोमोसोम, जबकि ह्यूमन बीइंग में 23 क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यहाँ हम पेयर की बात नहीं करेंगे, यहाँ हैप्लॉइड सेट की बात करेंगे। तो यहाँ 24 क्रोमोसोम्स है। अगर वो मेल है, इनके देखिए, अगर वो मेल है अर्थात वो पुरुष है तो उसमें इतना, अगर वो फीमेल है तो फीमेल में क्या होगा, 22 ऑटोसोम हो जाएंगे एंड XX, 2 X एक साथ पाए जाते हैं, मतलब X पाया जाता है और X, तो दोनों एक जैसे हैं तो केवल एक ही को कंसीडर करेंगे और इस तरह से ये सेक्स क्रोमोसोम्स हो गया। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वहां तो 24 है, यहाँ पर केवल 23 क्रोमोसोम्स ही आएंगे। इन्हीं का हमको डीएनए समझना है, इन्हीं के डीएनए के बारे में हमको जानना है, इन्हीं के जीन के बारे में जानना है। अब ये जो 24 क्रोमोसोम्स है या 23 क्रोमोसोम्स हैं फीमेल में, इनमें हर क्रोमोसोम्स एक इंडिविजुअल डीएनए से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्रोमोसोम्स लिया, ऐसे लिया हमने एक किसी भी हो गया, तो ये सिंगल क्रोमोसोम्स एक सिंगल डीएनए यूनिट या डीएनए मॉलिक्यूल का बना होता है, लाइक दिस। ऐसे ही मान लीजिए कोई और क्रोमोसोम्स है तो वो भी इसी तरह से एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से बना होता है, ऐसे। अब अगर 24 क्रोमोसोम्स हैं तो दैट मीन्स देयर आर 24 molecules of DNA that lies in different 24 chromosomes, उसके अंदर रहते हैं या उससे वो बने होते हैं। तो इस तरह से ये जो टोटल इन क्रोमोसोम्स पे जितने जीन्स पाए जाएंगे उन सब को मिला करके हम उसका जीनोम कहेंगे, राइट। यहाँ बहुत ठीक से ये समझना है कि मैं बात कर रहा हूँ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का, मैंने पेयर की बात नहीं किया। क्यों डिप्लॉइड की बात क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर डिप्लॉइड है, मान लीजिए एक है पेयर और सेम उसका जो जोड़ा क्रोमोसोम्स है, एक मैटरनल है और एक पैटर्नल है, और इस पे भी डीएनए, ये भी डीएनए का बना है, ये भी डीएनए का बना है, लाइक दिस, ऐसे बना है। अगर एक जीन इसके यहाँ पर पाया जाएगा तो बिल्कुल वही जीन दूसरे पर भी पाया जाएगा। जीन्स आर फाउंड in pairs or you can say found in alternate form में पाए जाते हैं। एक कोई जो है प्रभावी होता है, दूसरा कोई अप्रभावी होता है, या एक डोमिनेंट होता है तो एक रिसेसिव होता है। लेकिन इस पेयर को हम जो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन है उनको हम कहते हैं एलील्स, उनका नाम है एलील, ये एलील हो गए। तो हम इस पेयर में से केवल एक ही को कंसीडर करते हैं एज ए जीन, न कि दोनों को। इस नाते
हम हैप्लॉइड की बात करते हैं, अगर जैसे यहाँ कंसीडर कर लिया तो दूसरा यहाँ कंसीडर कर लिया, इन दोनों को एक साथ ना कंसीडर करके इसमें से किसी एक को कंसीडर करते हैं एज ए जीन। इस नाते या इस कारण से हम हैप्लॉइड सेट पर जीन की संख्या को जीनोम कहते हैं। तो अब देखिए, अब चूंकि ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है तो ह्यूमन बीइंग का जो मतलब गुणसूत्री संरचना है या क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें जो सबसे छोटा क्रोमोसोम्स है वो माना जाता है कि वो एक्स क्रोमोसोम्स है, वो बहुत छोटा है, और जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम्स है या जो बड़ा है वो ऑटोसोम्स है। तो इस तरह से इन क्रोमोसोम्स पर जीन की उपस्थिति को पता लगाना, वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम पूरे ह्यूमन बीइंग में या जितना एक ह्यूमन बॉडी में एक सेल में जितने क्रोमोसोम्स हैं अर्थात 23 या 24 जो क्रोमोसोम्स हैं उन पे उपस्थित समस्त जीनों की संरचना का पता करें, वो जीन कहाँ पर है ये पता करें। अब देखिए यहाँ पर टारगेट क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, टारगेट ये है कि कितने जीन हैं, हाउ मेनी जीन्स आर देयर, कितने जीन्स हैं और कितने, हाउ मतलब टोटल नंबर ऑफ जीन्स, टोटल नंबर ऑफ जीन्स, ये कितने, ये पता करना कितना, इसका कितना संख्या। फिर उनका पोजीशन क्या है, पोजीशन मतलब लोकेशन ऑफ जीन्स, लोकाई या लोकेशन अथवा पोजीशन ऑफ जीन, जीन का पोजीशन क्या है, कहां पर है, वेयर दे आर लोकेटेड, किस क्रोमोसोम्स में, किस। फिर तीसरा कितने बड़े हैं, व्हाट इज द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन, व्हाट इज द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन, उनका बेस सीक्वेंस क्या है, कितने बड़े हैं और कितने छोटे, ये पता करना उनका बेस सीक्वेंस। और फाइनली अब देखिए नेक्स्ट हमने जीन को जाना, संख्या को जाना, उनका लोकेशन जाना कि वो गुणसूत्र पर कहाँ कहाँ है, फिर और क्या जानना है कि उस जीन का बेस सीक्वेंस कैसा है, कैसा बेस क्रम है, फिर ये जानना है फंक्शन ऑफ जीन, वो जीन काम क्या करता है, फंक्शन ऑफ जीन, जो जीन है उनका काम क्या है, क्या काम करते हैं, और फिर लास्ट में वो जीन अपने आसपास यानी पड़ोसी जीन से कैसे प्रभावित होते हैं, हाउ दे इंटरएक्ट, इंटरएक्शन ऑफ जीन, इंटरएक्शन ऑफ जीन विथ देयर नेबरिंग जीन, अपने पड़ोसी जीन से उनका क्या क्रिया प्रतिक्रिया है, ये टारगेट था कि हमको जीन के बारे में ये पता करना है। अब इसको पता करने के लिए वैज्ञानिकों ने तरह तरह से उपाय सोचा, कैसे किया, आपको अब इसके इतिहास के बारे में मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। ये कार्यक्रम जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को इतनी जानकारी करके हम करेंगे क्या, हमारे वैज्ञानिक इतना क्यों परेशान हैं, उसका रीज़न ये है कि वैज्ञानिक चाहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हुई है तो सबसे पहले मैं मनुष्य के बारे में जानूं, मनुष्य के सारी समस्याओं को दूर, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके साथ जैविक समस्याएं हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तरह तरह की जो बीमारियां हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो जितने भी तरह के अस्वस्थता है मनुष्य के अंदर, उसका आनुवंशिक कोई कारण है क्या, उसका कोई जेनेटिक रीजन है क्या, और वो किससे प्रभावित होता है, अर्थात कहीं डीएनए अथवा जीन के माध्यम से वो नियंत्रित होता है क्या। तो हम अगर इसको पता कर लेंगे कि मनुष्य का जीनोमिक
कॉन्स्टिट्यूशन पता कर लेंगे, उनके जीन के बारे में पता कर लेंगे, जीन के कार्यों के बारे में पता कर लेंगे, उनके प्रभाव के बारे में काम पता कर लेंगे, तो हमें आसान हो जाएगा, मनुष्य का जीवन आसान कर देंगे। हम तमाम सारी समस्याओं से जो है उसको मुक्ति दे देंगे। जेनेटिक लेवल पर हम काम करेंगे और मनुष्य तमाम सारी गंभीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाएगा। तो इस नाते इस कार्यक्रम का शुरुआत की गई। अब देखिए ये कार्यक्रम शुरू कब हुआ। इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए जो पहला प्रयास था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गिलबर्ट नियर अबाउट 1983 टू 84, 1983-84 के आसपास गिलबर्ट ने इस कार्यक्रम की नींव डाली या उनके दिमाग में आया। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए इन 1990 के आसपास, डॉसेट ने इस कार्यक्रम की शुरुआत, और फिर इसी समय इस पूरे कार्यक्रम का जो निदेशक या जो चेयरमैन बनाए गए वो बनाए गए सर वाटसन के देखरेख में ये काम शुरू हुआ। इसका चेयरपर्सन बनाया गया इनको। आप उनका नाम जानते हो, डीएनए डबल हेलिकल मॉडल की जो रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत किया क्रिक के साथ, वही प्रोफेसर वाटसन ने इसका काम शुरू किया। और ये काम जो है कंप्लीट कब हुआ, स्टार्ट तो 1990 में हुआ और जाके कंप्लीट हुआ 2003 और 2004 के आसपास। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। तो इस नाते इस प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इसका नाम है मेगा प्रोजेक्ट। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, मतलब बहुत बड़ा विशाल प्रोजेक्ट था और इसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग की जरूरत थी, बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता थी। और नियर अबाउट माना गया कि जो टोटल नंबर ऑफ बेस सीक्वेंस हैं समस्त 24 गुणसूत्रों में उपस्थित डीएनए में, जो उसके पूरे डीएनए को देखा जाए, जितने डीएनए हैं 24 गुणसूत्रों में, 24 क्रोमोसोम्स में, उनमें टोटल जो बेस पेयर्स हैं, नाइट्रोजनी क्षार हैं, वो लगभग माना गया कि लगभग 30,000 या 31,000 करोड़, कितना, नियर अबाउट 30,000 करोड़, इतना बेस पेयर, इतने नाइट्रोजनी क्षार युग्म से ये बना होता है, इतना ज्यादा। और ये आंकड़ा लगाया गया कि इस एक बेस पेयर का, सिंगल बेस पेयर को पहचानने, उसका लोकेशन जानने, उसका क्रम स्थापित करने के लिए, जो जानकारी इकट्ठा करने के लिए अगर देखा जाए तो $3 USD अर्थात US डॉलर, लगभग 3 USD पर बेस पेयर, इतना खर्चा लगभग उस समय जोड़ा गया, इतना आएगा। इस तरह से एक अनुमान से ये माना गया कि 9 बिलियन USD, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, इतना लगभग खर्चा इस पर आएगा या आया होगा, इतना ज्यादा, 9 बिलियन US डॉलर। अब इतने बड़े खर्च को उठाने के लिए किसी को होना चाहिए, तो किसी एक के बस की बात नहीं थी। इसमें जो है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा विभाग है USA का, उसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकेले यही नहीं, और भी बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा अर्थ की व्यवस्था और सबसे ज़्यादा संसाधन की व्यवस्था डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट या USA ने बियर किया। इसके अलावा दुनिया के और तमाम सारे देश, जो विकसित देश हैं, जो समृद्ध देश हैं, जो टेक्नोलॉजी में बहुत सुपीरियर हैं, बहुत एडवांस हैं, उन्होंने इसमें सहयोग किया। जैसे कि फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, जापान ने और भी कई ऐसे कंट्री इसमें पार्टिसिपेट्स किए। और ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो लगभग इतने दिनों तक
13 से 14 वर्ष तक ये कार्यक्रम चलता रहा और अंत में रिजल्ट 2003 या 4 के आसपास कंप्लीट रिजल्ट सामने आया। अब ये जो रिजल्ट है उसमें कैसे किया गया, ये कार्यक्रम कैसे किया गया, इसको हम आपको अपने दूसरे पार्ट के वीडियोज में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी टॉपिक पे। ओके।